डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सार्वजनिक इकाइयों के निजीकरण से आशय है कि सार्वजनिक क्षेत्रों की अंश पूंजी में निजी उपक्रमियों व निवेशकों को सहभागी बना दिया जाए या उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए। कतिपय लोग इसे राष्ट्रीयकरण की उल्टी प्रक्रिया कहते हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण में किसी इकाई का 100% स्वामित्व व नियंत्रण सरकार ग्रहण करती है और मुआवजे का भुगतान करती है, जबकि निजीकरण में सार्वजनिक क्षेत्रों के अंशों का विनिवेश किया जाता है। निजीकरण की अभिव्यक्ति अन्य तरीकों से भी की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी कंपनियां या किसी अन्य को बेच देना भी निजीकरण ही है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर सरकारी स्वामित्व को बनाए रखते हुए यदि उसका प्रबंधन निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए तो यह भी निजीकरण का ही स्वरूप माना जाएगा। तात्पर्य यह कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाकर उस उपक्रम की जवाबदेही सुनिश्चित करना ही निजीकरण का मूल मंत्र है। किसी भी विकासशील राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में विकास के दो चरण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र, ये दोनों पहिए मिलकर ही अर्थव्यवस्था की गाड़ी को गति प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता के तत्काल बाद हमारे देश में विकास की मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। चूंकि तत्कालीन परिस्थितियों में निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में मजबूत नहीं था, इसलिए अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को ही आधार बनाया गया। परंतु बाद में 1956 की औद्योगिक नीति के प्रावधानों से संबल पाकर निजी क्षेत्र की उपलब्धियों में सुधार आया तथा यह क्षेत्र विकास के पथ पर निरंतर बढ़ता रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 ईस्वी में निजी क्षेत्रों की अनेक लोकोपयोगी सेवाओं एवं उत्पादन से संबंधित इकाइयों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें सरकारी बना दिया। इसके पश्चात आर्थिक संरचना से जुड़े अनेक क्षेत्रों विद्युत, कोयला, रेल परिवहन, बैंकिंग, बीमा आदि पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व कायम हो गया। कालांतर में यह स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में बढ़ती ही गई। 20वीं सदी में कल्याणकारी राज्य की वकालत करने वाले अर्थशास्त्रियों ने भी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुखता एवं अनिवार्यता साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्हीं सफलताओं के पथ पर अग्रसर होने के लिए युवा वर्ग दिन रात जाने कितनी प्रतिस्पर्धाओं के तनाव को प्रतिदिन भोगता है और किस प्रकार असफलता को सफलता में परिवर्तित करने हेतु अलग अलग तरह से प्रयत्न करता है। सार्वजनिक चिंतनीय बात है कि समाज द्वारा प्रेरित असंतोष युवा वर्ग से उनका जीवन तथा जीवन में आने वाले हल्के फुल्के क्षणों के सुख छीन रहा है। युवाओं को एक तरह से मानसिक अवसादों के दलदल में धकेल रहा है और ऐसे लक्ष्यों को ही जीवन का ध्येय बना रहा है जो मात्र आजीविका के साधन हैं। प्रत्येक व्यक्ति में असीमित संभावनाएं होती हैं, ये बात सभी जानते हैं, पर इन संभावनाओं के क्षेत्रों के
अन्वेषण का मार्ग चुनने में आनाकानी करते हैं। सभी को उसी मार्ग पर चलना है जिस पर चलकर कोई व्यक्ति सफल हुआ, परंतु यह जानने में किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वे किस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनने के लिए क्षमताएं रखता हो, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। प्रतियोगिता में सफलता तभी मिल सकती है जब स्वयं के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण हो। यदि किसी मधुर कंठ वाले से अपेक्षाएं की जाएं कि वह इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाए, संभवतः ऐसा न हो। ऐसी अपेक्षाएं कुंठा ही बढ़ाएंगी। प्रकृति की बनाई व्यवस्था ने, प्रतियोगिता ने अपना स्थान सदैव बनाए रखा। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो प्रतियोगिताएं व्यक्तित्व को निखारने का काम ही करती है, परंतु शर्त यह है कि प्रतियोगिताएं स्वस्थ हों और जीतने वाले को सम्मानित किया ही जाए, साथ ही उनका मनोबल और बढ़ाया जाए जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया। जीवन की व्यापकता को समझकर हर किसी को एक ही ढर्रे पर चलाने का प्रयत्न सही है या नहीं, ये समाज और परिवार को सोचना होगा। एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए अनेकों लोग प्रयत्न करते हैं, परंतु भिन्न कारणों से प्रत्येक पर्वतारोही एवरेस्ट के शिखर तक नहीं पहुंच पाते। परंतु क्या जो लोग शिखर तक न पहुंचे हों उन्हें कुंठित हो जाना चाहिए या जीवन की गति की दिशा में आगे बढ़ जाना चाहिए? सभी को यह विचार करना आवश्यक है कि हर व्यक्ति अलग व्यक्तित्व का स्वामी होता है। उसे अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। पूरी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ स्वयं को लक्ष्य की ओर ले जाना चाहिए और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट न अपनाकर स्वयं को परिमार्जित करते रहना आवश्यक है। संस्कृति शब्द अत्यंत व्यापक अर्थ में लिया जाता है। किसी भी देश अथवा जाति की जो सनातन परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार जो राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलागत, आध्यात्मिक एवं रीति रिवाजों के महनीय सिद्धांत बौद्धिक विरासत के साथ प्रचलित हैं अथवा जो मान्यताएं स्थापित हैं वे सब संस्कृति की परिचायक हैं। इस तरह संस्कृति के अंतर्गत सामाजिक चेतना का विकास जातीय इतिहास, धर्म, दर्शन, कला, आचरण, चिंतन, साहित्य, लोक प्रशासन आदि सभी के परिष्कृत मूल्यों की गरिमा का समावेश हो जाता है। संस्कृति का निर्माण अतीत की अनेक पीढ़ियों के चिंतन से होता रहता है और इसके मूल्य स्थायी होते हैं। सभ्यता और संस्कृति को कभी कभी एक दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है, परंतु इन दोनों का पृथक अस्तित्व है। संस्कृति का बाह्य पक्ष अर्थात रहन सहन, भौतिक विकास और शिष्ट आचरण आदि की प्रवृत्ति सभ्यता के अंतर्गत आती है। अतः संस्कृति आत्मा है और सभ्यता उसका अंग है। संस्कृति में परिवर्तन की गति अतीव मंद होती है तथा वह अपने मौलिक रूप को सहसा नहीं छोड़ पाती है। भारतीय संस्कृति की मौलिकता इसका प्रमाण है। शताब्दियों तक विदेशी और विजातीय शासन रहने पर भी यहाँ की संस्कृति अपने रूप में आज भी अपरिवर्तित है। भारतीय
संस्कृति विश्व की अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा अत्यधिक गरिमामय एवं मौलिक है। भारतीय संस्कृति के विविध मूल तत्व माने गए हैं। समाप्त।